जी, तो हम पधार गए हैं आज आपके सामने व्यवसाय अध्ययन के कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत नामक अध्याय के अंतरों पर, यानी कि डिफरेंसेस पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा पहला अंतर रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, यानी कि समय अध्ययन और गति अध्ययन पे हम क्या करने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं। तो समय अध्ययन और गति अध्ययन ये तकनीकें हैं। किसकी तकनीकें हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के अंतर्गत आता है। समय अध्ययन भी वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है, गति अध्ययन भी वैज्ञानिक प्रबंध की एक टेक्निक है या तकनीक है, और एक थकान अध्ययन होता है, वो भी इसी की एक तकनीक मानी जाती है। लेकिन अंतर हम जो देख रहे हैं वो दो में देखने वाले हैं, समय अध्ययन में और गति अध्ययन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अंतर जब भी आप लिखते हैं तो उसमें आप आधार जरूर लिखिएगा, जो हम आप लोग को फिर नोट्स, पिछले कई अंतरों में हमने आधार नहीं लिखा हुआ है, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने वाले होंगे क्वेश्चन तो उसमें अंतर यानी डिफरेंस के पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखेंगे। हम जब आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे तो उस पीडीएफ में आपको ये अंतर के आधार भी मिलेंगे। चलिए, तो आज बात करते हैं हम सबसे पहले इसके पहले अंतर पर, निर्धारण। समय अध्ययन भी यह किस लिए किया जाता है? तो समय अध्ययन इसलिए किया जाता है, यानी कि यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है या किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए। समय अध्ययन है तो समय का अध्ययन किया जाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या हम जो भी कार्य करवाने वाले हैं उस कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए। जबकि गति अध्ययन की बात की जाए तो गति अध्ययन में यह अध्ययन किया जाता है, मतलब यह देखा जाता है कि किसी भी कार्य को करने में हमारे कर्मचारियों के शरीर की हलचल कैसी है। मतलब कि सही या सीधे तरीके से बात की जाए, शरीर की हलचल या हरकतों को देखने के लिए यह अध्ययन किया जाता है। कौन सा अध्ययन? गति अध्ययन। यह क्यों किया जाता है? यह अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम पता कर सके कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, जबकि यह अध्ययन शरीर की हलचल या हरकत को पता करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात कर रहे हैं अध्ययन का क्रम, मतलब समय अध्ययन और गति अध्ययन में पहले कौन सा अध्ययन किया जाता है। तो आपको बता दें, कभी भी अगर हमें करना है तो हम सबसे पहले समय अध्ययन करेंगे, यानी टाइम स्टडी को पहले किया जाता है, और टाइम स्टडी को करने के बाद जब यह अध्ययन यानी समय अध्ययन जब हो जाता है, समय अध्ययन यानी समय का अध्ययन जब हम कर लेते हैं तो इसके पश्चात हम कौन सा अध्ययन करते हैं? गति का अध्ययन करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि समय अध्ययन गति अध्ययन के पहले किया जाता है, जबकि गति अध्ययन जो है वो समय अध्ययन के बाद किया जाता है। ठीक है ना। तीसरी बात आती है इसमें उपकरण कौन कौन से लगते हैं। तो ये बस मत लिख दीजिएगा इतना इतना, ऐसा लिखेंगे कि समय अध्ययन में निगरानी रखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। जबकि गति अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है? कैमरे का उपयोग किया जाता है। इसको आप ऐसे, भैया किसी के शरीर की हलचल देखनी कि कोई काम करते समय कितने बार अपने हथौड़ों को गिरा रहा है, ये कितना क्या कर रहा है, कौन कौन सा पाना पेचकस लेकर के जो भी काम कर रहे हैं, है ना, वो सही तरीके से कर पा रहा है कि उससे बन ही नहीं रहा है, बार बार उसमें रुकावटें पैदा कर रहा है, कोई भी चीजें हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, है ना। तो गति अध्ययन में शरीर की हलचल देखनी है तो जगह जगह वो कैमरे लगवा देते हैं, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि इनकी गति कैसी है ना। जबकि यहाँ कार्य कितने समय में किया, तो समय किसमें देखते हैं? वॉच में देखते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि गति अध्ययन में किस यंत्र या किस उपकरण का उपयोग होता है, भैया कैमरे का होता है। और समय अध्ययन में किस यंत्र या फिर किस उपकरण का उपयोग होता है? तो स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु, तो इसमें श्रमिकों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने में कितने घंटे लग रहे हैं या कितने दिन में ये कार्य कंप्लीट हो रहा है, उसकी गणना की जाती है। समय अध्ययन में क्या देखा जाता है? श्रमिकों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने में कितने घंटे का समय लग रहा है या कितने दिन लग रहे हैं, इस चीज की गणना की जाती है। जबकि गति अध्ययन की बात की जाए तो गति अध्ययन में यह देखा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है, सर्वोत्तम तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। आखिरी अंतर की ओर पहुंचते हैं, तो अध्ययन का प्रयोजन। तो भैया ये समय अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम इस चीज का अनुमान लगा सकें कि श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हम श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इसलिए अध्ययन किया जाता है आपके समय का। और गति अध्ययन जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि श्रमिकों की हलचलों या हरकतों को कम करना, है ना। यानी किसी भी कार्य को करने में अगर उनकी हरकतें या हलचलें ज्यादा हो रही हैं
तो उसको कम करने के लिए गति अध्ययन किया जाता है, क्यों? ताकि हम मतलब देखें और देखने के बाद हम उनको बता सके कि आप इस काम को इस तरीके से करेंगे तो आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। ये था समय अध्ययन, ये था गति अध्ययन। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 2 तकनीकें बताइए, तो आप इसको भी बता सकते हैं कि समय अध्ययन एक तकनीक है, गति अध्ययन दूसरी तकनीक है। आपसे पूछा जाएगा समय अध्ययन क्या है, आप समय अध्ययन पूरा बता सकते हैं कि समय अध्ययन यह है, मतलब समय अध्ययन वह अध्ययन होता है जिसमें यह ज्ञात किया जाता है कि कार्य करने के लिए कितना समय लगना चाहिए। इसमें हम स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं, ये श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आप इसके अंतर को लिख सकते हैं। गति अध्ययन पूछा जाए तो गति अध्ययन में ये आप लिख सकते हैं, मतलब कि बना करके एक पैराग्राफ के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो हम पहुंच गए हैं अपने अगले अंतर की ओर, और जो कि है टेलर के सिद्धांतों या टेलर की विचारधारा और फेयोल की विचारधारा में अंतर। ये अंतर असमानता के रूप में भी आता है। आपसे कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि टेलर और फेयोल की विचारधारा में क्या असमानताएं हैं। तो अगर असमानताएं पूछे या अंतर पूछे तो दोनों ही चीजें एक साथ है, मतलब डिसिमिलरिटीज करके भी पूछा जा सकता है और डिफरेंस करके भी पूछा जा सकता है। दोनों ही बातें जो हैं वो इस तरीके से अंतर के तौर पे कॉलम बना करके लिख सकते हैं। सबसे पहले अंतर की अगर बात की जाए तो है अध्ययन का स्थान, यानी टेलर ने अपने अध्ययन की शुरुआत कहाँ से की थी वो बताया जा रहा है। तो लिखा है टेलर ने अपना अध्ययन या और प्रबंध के विचारों का विकास, 2 चीजें हैं, मतलब उन्होंने अपनी स्टडी करना कहाँ से स्टार्ट की थी और अपने मन में जो उनके मन में प्रबंध के संबंध में जो विचार उत्पन्न होते थे उन विचारों का विकास कहाँ से इन्होंने किया। तो वही बताया जा रहा है कि टेलर ने अपना अध्ययन और प्रबंध के विचारों का विकास अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में इन्होंने किया। किसके रूप में किया? मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में किया। जबकि फेयोल की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना अध्ययन और प्रबंध के विचारों का विकास कहाँ, मतलब कैसे, किस रूप में किया? तो माइनिंग इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया, इन्होंने माइनिंग इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया। दूसरी बात, इनकी पद प्रतिष्ठा कैसी है? पद प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये किस चीज के लिए फेमस है? तो भैया इनको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध का जनक। यानी आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में इनकी गुडविल बनी हुई है। जबकि इनको अगर कहा जाए तो इनको आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, यानी कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। किनको? हेनरी फेयोल को। और इनको किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। अगली बात अगर की जाए क्षेत्र या व्यापकता, यानी कि ये जो भी अध्ययन कर रहे थे कितना ज्यादा विस्तृत था, कितना ज्यादा, मतलब इनका अगर कहा जाए तो वो वाइड था एरिया। तो इसकी बात करें तो यानी कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत थे वो सिर्फ और सिर्फ उत्पादन की क्रियाओं तक सीमित थे, मतलब हर तरीके से बस यही चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, हमारे कर्मचारी जो है, श्रमिक वर्ग जो है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। तभी वहां पर लिखा हुआ है कि उत्पादन क्रियाओं तक, सिर्फ उत्पादन नहीं, उत्पादन की क्रियाएं बोला जा रहा है यहाँ पर। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत थे वो उत्पादन की क्रियाओं तक सीमित थे, है ना। जबकि अगर इनकी बात की जाए, मतलब कि फेयोल की बात की जाए, तो बताया गया इनके सिद्धांत इस प्रकार के हैं जो हर प्रकार के सिद्धांतों पर, मतलब हर प्रकार के संगठन पर लागू होते हैं। यानी कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, कैसा भी संगठन क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर प्रकार के संगठन में, हर प्रकार की फर्मों में, हर प्रकार की कंपनियों में इनके जो सिद्धांत हैं वो लागू होते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक बल, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिया? तो लिखा कार्य दक्षता पर, यानी कि श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बल दिया। मतलब ज्यादा मतलब इनका कार्य जो था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे श्रमिकों की कार्य क्षमता, कार्य दक्षता बढ़ जाए। जबकि अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने सामान्य प्रशासन पर बल दिया। सामान्य प्रशासन यानी कि नीतियों के निर्माण, जिनके द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग होता है ना। तो पॉलिसी मेकिंग के संबंध में इन्होंने क्या किया? प्रशासन पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होती है उस पर इन्होंने ज्यादा बल दिया, ताकि जो नीतियां बने वो सही तरीके से बन सके, नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार की कमी ना रहे। लास्ट है अध्ययन का केंद्र बिंदु। तो भैया टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु हमेशा से ही क्या रहा है? श्रमिक रहा है। इन्होंने श्रमिकों पर ही अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया है
जबकि फेयोल की बात अगर की जाए तो फेयोल ने मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन पर ज्यादा बल दिया है। ठीक है ना, ये था आपके टेलर और फेयोल, इन दोनों के सिद्धांत में असमानता यानी कि डिसिमिलरिटीज। इन लोगों के सिद्धांतों में कई प्रकार की समानताएं भी पाई जाती हैं। कभी कभी वो भी पूछ दिया जाता है कि टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में समानताएं क्या क्या है। तो भैया समानताओं को आप ना लाइन से लिखेंगे, मतलब कि कॉलम बना करके लिखने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। मतलब उनको आप उस तरीके से पैराग्राफ में लिखेंगे कि भैया इन्होंने ऐसे शुरुआत की, इन्होंने ऐसे शुरुआत की। तो चलिए उसके लिए अपन अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ये फिलहाल असमानता पूछी जाए या अंतर पूछा जाए तो आपको ऐसे लिखना है। समानताएं पूछी जाए तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, हम अगले प्रश्न में बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं आज के इस तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में क्या समानताएं हैं, है ना। जो कि क्वेश्चन के तौर पे राइट द सिमिलरिटीज बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयोल। तो इनके समानताएं देख रहे हैं, सिमिलरिटीज देखने के लिए अपन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सिमिलरिटीज यानी समानताओं में देखना है कि इन दोनों में ऐसी कौन कौन सी बातें थी। इससे पहले एक बात और बता दूं कि जो टेलर और फेयोल का जो अपन ने अभी पहले डिफरेंस पढ़ा है, थोड़ा सा पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। हमने बताया कि टेलर ने शुरुआत कहाँ से की थी, अमेरिका से की थी। और यहाँ पे हमने माइनिंग इंजीनियर तो लिखा, लेकिन इनके शहर या देश का नाम अपन ने नहीं लिखा, देश का नाम, शहर नहीं है। तो वो फ्रांस है। फेयोल जो थे वो फ्रांस से रिलेटेड थे, जबकि टेलर किससे रिलेटेड है, आपके अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है ना, फा से फेयोल, फा से फ्रांस, याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है। उन्होंने फ्रांस में माइनिंग इंजीनियर की थी, माइनिंग इंजीनियर के पद पर थे, और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे कहाँ पर, अमेरिका में। यानी टेलर की बात हो रही है, पीछे जाकर के आपको देखना है टेलर और फेयोल में ऐसा कहना। चलिए अब इसी प्रश्न में आ जाइए। अब इनमें क्या समानताएं थी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है सुधार के समर्थक। सुधार के समर्थक यानी कि चाहे टेलर की बात की जाए चाहे फेयोल की बात की जाए, दोनों ही जो थे वो प्रबंधकीय दशाओं में सुधार करना चाहते थे। ये प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस मानते थे, और इनका ये मानना था कि भैया प्रबंधकीय दशाओं में सुधार होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि टेलर भी चाहते थे कि प्रबंधकीय दशाओं में सुधार हो, और फेयोल भी चाहते थे, यानी कि दोनों के दोनों ही जो लोग थे वो सुधार के समर्थक थे और प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान मानते थे। यानी विज्ञान मानते थे, लेकिन कौन सा, सामाजिक विज्ञान। दूसरी बात है अर्जित प्रतिभा को महत्व। आपने प्रबंध की विशेषताओं में देखा होगा कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी है और अर्जित प्रतिभा भी है, ऐसा करके कहा जाता है। जन्मजात प्रतिभा का तात्पर्य क्या होता है, थोड़ा सा इस प्रश्न को समझ लें आप। जन्मजात प्रतिभा का तात्पर्य होता है कि बच्चे में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के गुण भी आ जाते हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर एक शिक्षक है तो उनके बच्चों में शिक्षक वाले गुण होंगे, अगर कोई डॉक्टर है तो उनके बच्चों में, या उनके खानदान में कोई डॉक्टर है तो उनके बच्चों में डॉक्टर वाले गुण अपने आप होंगे। तो वैसे ही अगर कोई मैनेजर है तो उसके बच्चे में भी मैनेजर यानी प्रबंधक के गुण अपने आप होंगे। ये जन्मजात प्रतिभा माना जाता है। अर्जित प्रतिभा क्या माना जाता है कि उसके खानदान में कोई भी मैनेजर नहीं रहा है, लेकिन अगर वो मैनेजर बनना चाहता है तो अब वर्तमान समय में इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, इतनी संस्थाएं हैं कि अगर वो मैनेजर बनना चाहता है तो मैनेजर की पढ़ाई करके, है ना, मतलब मैनेजमेंट की पढ़ाई करके वो अपने आप को मैनेजर बना सकता है। तो बात यहीं पर है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ लिख करके अपने आप को उस पद पर ले जा रहे हैं तो वो कहलाती है अर्जित प्रतिभा। तो ये दोनों ही व्यक्ति यानी कि टेलर की बात की जाए चाहे फेयोल की बात की जाए, दोनों के दोनों व्यक्ति जो थे वो अर्जित प्रतिभा को महत्व देते थे। उनका ये मानना था कि अगर आपके घर परिवार में, खानदान में कोई भी व्यक्ति पहले से प्रबंधक नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करके एक अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं। दोनों का ही ये मानना था। तीसरी बात आती है प्रबंध के विवेकपूर्ण आधार के समर्थक। यानी ये प्रबंध को एक महत्वपूर्ण बेस प्रदान करना चाहते थे, यानी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करना चाहते थे। इस हेतु ही इन दोनों ने जो भी काम किए, यानी कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों का निर्माण किया, फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध के नियमों का निर्माण किया। तो दोनों के ही जो नियम थे, इन नियमों का उद्देश्य एक था। उनके नियमों का बनाने का उद्देश्य जो था वो प्रबंध को एक आधार प्रदान करना, प्रबंध को एक आधार देना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपने अपने नियमों का निर्माण किया। इनके द्वारा बनाए गए नियम कौन से थे, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत,
इनके द्वारा बनाए गए नियम कौन से थे? प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक और प्रशासनिक दोनों ही प्रबंध के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि प्रबंध को एक विवेकपूर्ण आधार प्रदान करना, ताकि इस प्रबंध के नियमों का भी क्या हो सके? विकास हो सके। लास्ट है मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार का तात्पर्य होता है यहाँ पर कि दोनों ही मानव तत्व को महत्वपूर्ण भूमिका दे, मतलब मानव की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे, है ना। मतलब उनका मानना ये था, चाहे टेलर हो चाहे फेयोल हो, कि एक सुदृढ़ योजना के अलावा और श्रमिकों के अलावा, मतलब अगर ये दोनों हमारे पास नहीं है, अगर मतलब कि अगर हमारे पास एक सुदृढ़ योजना नहीं है, अच्छा नियोजन नहीं है, और दूसरी बात हमारे पास कुशल कर्मचारी नहीं है, तो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनका ये मानना था कि हमारे पास मानव तत्व होना चाहिए, और वो भी उसमें कुशलता होनी चाहिए, यानी कि कुशल मानव तत्व होने को इन लोगों ने क्या किया था? ज्यादा महत्व प्रदान किया था। तो मानवीय व्यवहार का तात्पर्य इनके अंतर्गत यही था कि टेलर और फेयोल दोनों ही चाहते थे कि उनके यहाँ जो भी कर्मचारी हो कुशल हो और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाए, ताकि उनका समय समय पे हमें सहयोग प्राप्त होता रहे। इसके बाद हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है आदेश की एकता के सिद्धांत और निर्देश की एकता के सिद्धांत में अंतर। यानी कि आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों के दोनों सिद्धांत जो हैं ये हेनरी फेयोल जी के द्वारा दिए गए हैं। हेनरी फेयोल के इन दोनों सिद्धांतों में अंतर आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आशय, आदेश की एकता का सिद्धांत ये आप लोगों ने पढ़ा है। इस आदेश में क्या है? इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनको जो भी आदेश मिले वो किसी एक कर्मचारी से ही एक अधिकारी से ही मिलने चाहिए, मतलब कि एक अधीनस्थ के द्वारा ही मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो अधीनस्थ को यहाँ पर अधिकारी हमने लिख दिया कि इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा निर्देश या आदेश प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम निर्देश की एकता पर। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि एक अधिकारी हो, एक योजना हो, और सभी कार्य जो भी किए जा रहे हैं, है ना, उन सभी कार्यों के लिए मतलब हो, यानी कि एक अधिकारी हो तो वो भी उसी कार्य के लिए हो, योजना जो बनी हो वो भी उसी कार्य के लिए हो, और साथ ही साथ अगर इनके उद्देश्य बात की जाए तो उनके उद्देश्य भी एक समान होने चाहिए। यानी कि अधिकारी भी एक होने चाहिए, योजना भी एक होनी चाहिए, और हमारे फर्म के या हमारी संस्था के जो उद्देश्य हैं वो भी क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए, उसमें विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका उद्देश्य देख लें तो भैया इस सिद्धांत यानी कि आदेश की एकता के सिद्धांत का उद्देश्य होता है दोहरी अधीनस्थता को रोकना। दोहरी अधीनस्थता का तात्पर्य होता है कि दो अधिकारियों के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उस चीज की या उस परिस्थिति को रोकने से है। और निर्देश की एकता का जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य है क्रियाओं को एक दूसरे पर जो नहीं टालने की क्रिया होती है कि भैया ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, वही बात कही जा रही है कि क्रियाओं को जो हम एक दूसरे पर टाल देते हैं तो इस क्रिया को रोकना है या इस क्रिया से बचना है, ठीक है ना। फिर से समझेंगे, आदेश की एकता का जो सिद्धांत है यानी कि इस सिद्धांत का उद्देश्य दोहरी अधीनस्थता को रोकना है, यानी दोहरी दो अधिकारियों से मिलने वाली जो अधीनस्थता है, दो अधिकारियों से मिलने वाले जो आदेश हैं उस कंडीशन को रोकने से है। और निर्देश की एकता यानी कि इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो जो हम क्रियाओं को एक दूसरे पर नहीं टाल देते हैं तो उस क्रिया से बचने से है। प्रभाव, तो अगर प्रभाव किया जाए तो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है इसका प्रभाव मुख्य रूप से एक एक कर्मचारी पर पड़ता है, यानी कि हर कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से पड़ता है, क्योंकि उसका काम आसान हो जाता है, उसको एक ही अधिकारी को फॉलो करना है, एक ही अधिकारी के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। तो ये जो होता है ये व्यक्तिगत रूप से हर कर्मचारी पर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप यहाँ पे माना जाएगा, इसका प्रभाव व्यक्तिगत कर्मचारी पर पड़ता है। और इसका अगर प्रभाव निर्देश की एकता की बात की जाए तो हमने यहीं पर बात की थी कि अधिकारी एक है, योजना एक है, और ये जो काम कर रहे हैं वो भी एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो भैया एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना काम करेगा, अधिकारी एक होगा लेकिन कर्मचारी तो बहुत होंगे, और कर्मचारियों का समूह क्या कहलाएगा? संगठन कहला जाएगा। तो वही बात कही जा रही है कि इसका जो वो पड़ता है
प्रभाव पड़ता है वो समूचे संगठन पर पड़ता है, पूरे के पूरे संगठन पर पड़ता है। लास्ट बात है, इसका महत्व किस चीज में है, तो भैया आदेश की एकता से अनुशासन स्थापित होता है। कोई टाल नहीं सकता है बातों की, अरे वो सर ने तो ये कहा था, वो सर ने ये कहा था। अब तो कहने वाले जो सर हैं वो तो एक ही है, तो भैया एक ही अधिकारी आपके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रहा है, तो आप दूसरे की बात बता करके बहानेबाजी नहीं कर सकते। यानी कि इस क्रिया से, यानी कि आदेश की एकता के सिद्धांत से संगठन में अनुशासन की स्थापना होती है, यानी कि अनुशासन स्थापित होता है। और निर्देश की एकता के सिद्धांत की बात की जाए तो इसका महत्व मालूम किस चीज में है, इससे कार्यों में एक रूपता आती है, कार्यों में एकता आती है और कार्यों में ही समन्वय बना रहता है। यानी कि किसी भी कार्यों में ऐसा नहीं रहता है कि ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी अलग तरीके से करना है, सारे कार्य जो होते हैं क्योंकि वो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे होते हैं, इससे कार्यों में एक रूपता भी आ जाती है, साथ में समन्वय की भी स्थापना हो जाती है। तो इस तरीके से यह पाठ जो होता है वो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में यानी कि डे 8 के वीडियो में मिलेंगे हम यूनिट 3 के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, पूरा प्रयास करते रहिए, मन लगा करके आपको पढ़ना है, बिल्कुल 490 पार पहुंचना है। ऑल द बेस्ट।